अगर आप लोग उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद जवाब पे आएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल है वो 1375 से 415 ईस्वी तक है। ठीक है, इसके शासन काल को गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के चलाए थे। आपको जवाब मिल गया होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने एक तो उपाधि धारण की विक्रमादित्य की और फिर इसने चांदी के सिक्के चलाए। इससे संबंधित एक और तथ्य याद करिए, इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसके दरबार में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इस नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह इत्यादि शामिल थे। अब देखिए, गुप्त वंश पूरा इससे संबंधित 4-5 पॉइंट याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक ने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की थी। किसे इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, सबको पता है, लेकिन कहा किसने जान लीजिए, वी.ए. स्मिथ ने, वी.एन. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों को और उसके बारे में जानकारी देने के लिए उसका जो दरबारी कवि था, क्या नाम था, हरिशेर। हरिशेर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, किसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगला सवाल यह कि किसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो कुमारगुप्त प्रथम। इसी के समय में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सिजदा तथा पाबोस की जो प्रथा है किसने चलाई, तो यह है बलबन। बलबन ने सिजदा तथा पाबोस की प्रथा चलाई। अब बलबन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, इसका जो शासन काल है वो 1265 से 1287 ईस्वी तक है। दिल्ली सल्तनत के तहत गुलाम वंश का बहुत ही प्रमुख शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजस्व संबंधी विचार प्रस्तुत किए। इसका कहना यह था कि राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, बलबन ने फारसी परंपरा की तर्ज पे सिजदा तथा पाबोस की प्रथा चलाए। उसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों को निपटने के लिए लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई, तो बलबन ने अपनाई थी। इतिहासकारों ने किसे रक्त पिपासु की संज्ञा दी। पागल विद्वान रक्त पिपासु किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 प्रयोग किए थे। ठीक है, 4 प्रयोग किए गए थे इसके द्वारा। राजधानी परिवर्तन एक किया था इसने, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद, जो कि उस समय देवगिरी था, देवगिरी का नाम बदला दौलताबाद किया, और दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की। उसके बाद इसने क्या किया, दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया। सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई और साथ ही साथ
कराचिल एवं खुरासान विजय की इसने घोषणा की। ये 4 प्रमुख काम इसने किए। ठीक है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, बाद में पुनः दिल्ली ही को ही राजधानी बना लिया। सांकेतिक मुद्रा के लिए उसने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए। इतने साधारण संकेत होते थे कि घर पे लोग इस सिक्के को बनाने लगे, जिससे राजकोष को बहुत ही नुकसान हुआ। ठीक है, रेहला पुस्तक का रचयिता कौन है? मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता। इब्न बतूता 1313 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। याद रखिएगा, इब्न बतूता भारत कब आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नए कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? दीवाने अमीर कोही। अगला सवाल कि पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंप दिए जाने का अवसर क्या था? पुर्तगालियों ने क्या किया? मुंबई को अंग्रेज़ों को दे दिया था। हुआ ये कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी, जिसका विवाह एक अंग्रेज़ राजकुमार से हो गया था। इसी उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने क्या किया? मुंबई शहर को दे दिया अंग्रेज़ों को। तो पुर्तगाली राजकुमारी ब्रांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय के विवाह के अवसर पर अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों ने मुंबई दे दिया था। अगला सवाल ये कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी कि भारत में सबसे पहले कौन आए? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भारत से गए भी। ये बात अलग है कि अंग्रेज़ों का बाद में पूरा वर्चस्व हो गया था, लेकिन सबसे बाद में पुर्तगाली ही भारत से गए थे। सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक नाविक कालीकट बंदरगाह पे आया था, जो कि पुर्तगाली था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर कौन आए? अंग्रेज़ आए और फ्रांसीसी इस संदर्भ में बाद में आए। अब देखिए, एक क्रम कभी कभार पूछ देता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। पुर्तगीज सबसे पहले, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज़, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कूट देखें तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज़ और सबसे बाद में फ्रांसीसी आए। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब, किसके समय में? तो शेर शाह सूरी के समय में। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1540 से 1545 तक इसने शासन किया। 1539 और 1540 में इसने चौसा और कन्नौज के युद्ध में किसको हराया था? इसने हराया था मुगल वंश के हुमायूं को। 1540 में इसने हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शेर शाह सूरी के वंश ने 1555 तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, शेर शाह सूरी ने महज 5 साल ही शासन किया, 1540 से 1545 तक। इसका असली नाम था फरीद, उसके पिता का नाम था हसन खान। सासाराम के ये जमींदार थे। 1540 में कन्नौज के युद्ध में विजय होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। पुराने सिक्के की जगह उसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए थे। उसने जब्ती प्रणाली लागू की थी, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। ठीक है, रुपया का प्रचलन शेर शाह सूरी ने ही किया था, जो कि 178 ग्रेन चांदी का होता था। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको सड़क आजम भी कहा जाता था, किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद नहीं पूछ रहा है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो ये औरंगजेब ने बनवाई थी। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। उसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या भी सबसे ज़्यादा थी।
कट्टर शासक था, लेकिन हिंदू मनसबदार भी इसके शासन में सबसे ज़्यादा थे। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने की वजह से सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब ने करवा दी थी। एक और मुग़ल शासक था जहांगीर, जिसने क्या किया था, एक सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी। तो वो कौन से गुरु थे जिनको जहांगीर ने फांसी दी थी? कमेंट करके बताइए, ठीक है। औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर। उसने 1679 में हिंदुओं पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। अकबर ने जो हिंदुओं से जजिया कर ख़त्म कर दिया था लेना। जजिया एक प्रकार का भूमि कर होता था जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं से लिया जाता था, ठीक है। तो अकबर ने इसको समाप्त किया था, लेकिन जब औरंगज़ेब आया तो इसने फिर से लगा दिया। कब? 1679 ईस्वी में। इसने यानी कि औरंगज़ेब ने झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। औरंगज़ेब ने अपना अधिकतर समय दक्षिण को जीतने में लगा दिया। दक्षिण को जीतने में इसने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, जो उसके लिए नासूर साबित हुआ। औरंगज़ेब को मृत्यु के बाद दौलताबाद के निकट दफनाया गया और उसका जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। इसको बनवाया किसने? राजराज प्रथम ने बनवाया था। मंदिरों से संबंधित एक और सवाल है, यहाँ पे कोणार्क मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, कैलाश मंदिर है और महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, और उसके सामने वंश है जिसने इसको बनवाया था। तो क्या सभी जोड़े सही हैं, या फिर पहला दूसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर केवल दूसरा सही है? तो कोणार्क मंदिर बनवाई थी गंगवंश ने, सही बात है। खजुराहो का जो कंदरिया मंदिर है, चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था, ये भी सही बात है। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया, सही बात है। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, ये पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया। यानी कि जो सभी जोड़े हैं वो सही, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में। इसको बिना वकील बिना दलील का काला कानून कहा जाता है। इसमें क्या था? इसमें सिर्फ शक की बुनियाद पे भारतीयों को कैद कर लिया जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसका भारतीयों ने बहुत विद्रोह किया, बहुत विरोध किया, ठीक है। इसी एक्ट का, रोलेक्ट एक्ट का ही विरोध हो रहा था अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है। शांतिपूर्वक विरोध हो रहा था। जनरल डायर आता है और वो अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। सवाल कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे क्या कहते हैं? तो सूरज और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो होती है 3 जनवरी को, और इसे कहते हैं उपसौर। याद रखिएगा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उपसौर, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है जो कि 3 जनवरी को होती है, और दूसरा होता है अपसौर। अपसौर ये होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो कि 4 जुलाई को होती है। कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है, तो याद रखिएगा उपसौर जब आप लिखते हैं तो ऊ जो है वो आपको किसकी तरह लग रहा है? 3 की तरह लग रहा है, तो इससे आप याद कर लेंगे, ऊ 3 से रिलेट करते हुए याद कर लेंगे कि ये 3 जनवरी को उपसौर होता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है सबसे कम होती है। और इसी का उल्टा हो गया अपसौर, तो अपसौर आपका 4 जुलाई को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी जो है उसकी मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जांचने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी भाग है उसको कहते हैं भूपर्पटी, जिसमें क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक है। इसीलिए इस परत को सीमा भी कहते हैं। दूसरे भाग में
सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और तीसरे और सबसे आंतरिक भाग जिसे क्रोड कहा जाता है, इसमें निकिल और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। तो इस तरह से जो सबसे ऊपरी परत है वो कौन सी है, तो इसको कहते हैं भूपर्पटी, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे खराब मिट्टी किस पठार की है, तो लोएस पठार की है। कहाँ का है, चाइना का ये पठार है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील स्थित है आपकी राजस्थान में, ठीक है। अगला सवाल। फिर चलने से पहले कुछ झीलों से संबंधित जो पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की सबसे बड़ी, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और सेकेंड आर्टिफिशियल लेक जो है भारत की, वो है ढेबर झील या जैसमंद झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है। और भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील आप जानते ही होंगे, वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है, तो यह है चेलामू झील, ये सिक्किम में है, ठीक है। ज्वालामुखी के उद्गम से निर्मित झील कौन सी है, तो लोनार झील है, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में ये स्थित है। रहस्यमयी झील ये आपका रूपकुंड झील है। अब देखिए जो वर्ल्ड लेवल पे जो लेक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विश्व की सबसे नीची जो झील है वो कौन है, मृत सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, कैस्पियन सागर है। और विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो बैकाल झील है, रूस में ये पड़ती है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील इम्पोर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, तो ये सुपीरियर झील है, सबसे मीठी, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो वुलर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कैस्पियन सागर है। और झील के अंदर झील है मोनीटू। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील है, जो कि समुद्र तल से 12,000 फीट ऊंची है। और झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। लगभग 1,88,000 झीलें यहाँ पे हैं फिनलैंड में। और विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील, जिसमें लवणता सबसे ज़्यादा है, वो है वान झील। सबसे ज़्यादा लवणता वान झील में है। अगले सवाल पे चलते हैं। पठारीय महाद्वीप किसे कहते हैं। जवाब बताने से पहले इससे संबंधित कुछ और पॉइंट मैं आपको दिखा दें। विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, इसी को पठारी महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ और बातें आपको मैं बता दूं। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। अंध महाद्वीप कहा जाता है आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा होने की वजह से अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती है तीनों रेखाएं, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, सबको पता है। और अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवत रेखा को यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यह है आपकी कांगो नदी। और अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यह है लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को भारत की एक नदी काटती है 2 बार, वो कौन सी है, माही नदी, याद रखिएगा। अगला सवाल के निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम
भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ठीक है। तिब्बत से इसका उद्गम होता है, मानसरोवर झील के पास चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का अधिकांश भाग चीन में ही प्रवाहित होता है। चीन में इसका नाम है सांगपो नदी, यारलांग सांगपो नदी चीन में इसको कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन में किस नाम से जानी जाती है, तो आपका जवाब होगा सांगपो या सांगपू नाम से जानी जाती है। चलिए यहाँ पे कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, डाउन्स, ये घास का मैदान है, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, सही बात है। देखिए डाउन्स, ये बाउंस जैसा लग रहा है ना, जब क्रिकेट होता है ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ जो गेंद है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, बाउंस करती है ना, बहुत ज़्यादा बाउंस करती है। तो डाउन्स से आप याद कर लीजिएगा बाउंस, और ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। पम्पास अर्जेंटीना का है, ठीक है। मान लीजिए टीना को कोई बीमारी हो गई, जैसे हार्ट अटैक आ गया, तो अर्जेंट में आप क्या करेंगे, पंप करेंगे उसके सीने पे ना, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए पम्पास यानी पंप करना। तो टीना को अर्जेंट में पंप करना है, तो इस तरह से अर्जेंटीना याद हो जाएगा। प्रेयरी ये यूएसए का घास का मैदान है, लेकिन स्टेपी क्या ये भारत का है, नहीं भारत का नहीं, बल्कि ये यूरेशिया का है, ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों में ये घास का मैदान पाया जाता है। अब देखिए घास के मैदान से संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। यहाँ से सवाल आपको कैसे पूछा जाता है, कभी कभार आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो पहले जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें देख लीजिए। तो जो कैंपोज है, ठीक है, ब्राज़ील का ये उष्णकटिबंधीय है, और कैंपोज जो घास का मैदान है वो ब्राज़ील में है, ठीक है। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में है, और सवाना घास का मैदान है उत्तरी अफ्रीका का, ठीक है। और आपका पार्कलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, और पटाना ये श्रीलंका का घास का मैदान है, पटाना, ठीक है। प्रेयरी आपसे क्वेश्चन में भी था, उत्तरी अमेरिका का है, और पम्पास मैंने अभी बताया अर्जेंटीना का है, स्टेपी यूरेशिया का है, वेल्ड, ठीक है, वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका का है, और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो ये सभी शीतोष्ण हैं, और उष्णकटिबंधीय जो हैं वो आपके ये हैं। तो उम्मीद है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बद्दू जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आपसे है कि ये कहाँ की है, जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मैं बता दूं बद्दू जो जनजाति है ये अरब की है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ प्रमुख जनजातियाँ और उनका जो निवास स्थान है देख लीजिए, ठीक है। एस्किमो ये जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। जूलू जनजाति नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और सेमांग की बात करें तो ये मलेशिया और थाईलैंड की जनजाति है। बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल यानी कि बोत्सवाना में पाई जाती है। यूकाधीर या याकूत भी आपसे पूछा जाता है तो ये साइबेरियन जनजाति है। रेड इंडियन ये उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। पिग्मीज ये कांगो बेसिन की है। और बोरो, ठीक है, बद्दू नहीं बोरो, बद्दू तो हो गया आपका अरब की, लेकिन बोरो ये ब्राज़ील की जनजाति है। तो जनजातियों से सवाल पूछा जाता है इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे सभी जनजातियाँ बता दूँ। अगले सवाल पे चलते हैं। लंदन शहर किस नदी पर स्थित है? तो लंदन शहर जो है वो आपका स्थित है टेम्स नदी पर। इसे लंदन की गंगा भी कहा जाता है। चलिए, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी पर है? आखिरी सवाल है, कमेंट करके बताएंगे।
डिब्रूगढ़ शहर किस नदी पर स्थित है? कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।